नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज यूनिवर्स वन में। मेरा नाम है विकास। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2021 का एग्जाम बिल्कुल ही पास आ गया है 28 नवंबर को। इसके लिए हम लोग आज हिंदी भाषा का रिवीजन करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग छोटे छोटे पॉइंटों को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको हिंदी की जो ग्रामर है उसकी नॉलेज बहुत कम है। तो बिल्कुल शुरुआती स्तर से मैंने इसको लिया है। आज के वीडियो में हम लोग वर्ड विचार पर बात करेंगे, अर्थात फोनोलॉजी पर, या हम कहेंगे हिंदी का बिल्कुल शुरुआती वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो देर से आने के लिए माफ़ करते हुए प्लीज़ अपना प्यार और मोटिवेशन देकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, वर्णमाला क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन सीधे सीधे यही आता है कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, अर्थात व्यवस्थित होना चाहिए, जो क्रम में होना चाहिए उसको हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 52। और अब वर्णमाला की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसमें वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रतिवर्ष इनसे ही 2 या 4 नंबर का इस चैप्टर से जरूर आता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण या अक्षर, दोस्तों भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, या हम कह सकते हैं कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर मैंने कहा कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है, लेकिन वह उच्चारण के रूप में। लेकिन जहां लिखित रूप की बात होती है तो वहां पर वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात सबसे छोटा ही अक्षर या वर्ण ही होता है हिंदी भाषा में। ठीक, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं दोस्तों, और इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करें तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आया, यूपी टेट 2011 में भी आया था कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, कई जगह 13 भी लगा देते हैं दोस्तों। तो जो अंग और आहा की बिंदी होती है वह आयोग वाह में आती है, ठीक है, ना कि स्वर में आती है। तो 11 ही स्वर होंगे। ठीक है, और इंग्लिश भाषा में आपको याद पता होगा तो वहां 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 33 व्यंजन होते हैं। चलिए उनको देखते हैं अच्छे से और समझते हैं। अगर हम बात करें वर्ण को, तो दोस्तों वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों को देखें दोस्तों तो रचना के हिसाब से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब छोटा या लघु, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसी प्रकार व्यंजन की बात करें दोस्तों तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनको हम बहुत अच्छे से एक एक करके समझेंगे दोस्तों, और यह चैप्टर आपको मजबूती समझना दोस्तों क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए पहले हम लोग स्वर की बात करेंगे दोस्तों। तो हिंदी भाषा में स्वर वह वर्ण है जिसके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता या उनकी सहायता न लेनी पड़े आपको। ठीक है, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं दोस्तों, आ ई उ ऋषि, ए आई ओ और औ। ठीक है, स्वर के भेद की बात करेंगे हम लोग तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं दोस्तों। तो ह्रस्व मीन्स होता है दोस्तों छोटा या लघु, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे। इसे मैंने बिल्कुल धीरे से बोला, आ, क्या बोला? आ। अब आ को लिखने के लिए आप बिल्कुल धीरे से बोलते आ ई उ, अर्थात इनमें कोई भी ताकत हमें नहीं लगानी पड़ रही, बिल्कुल धीरे से बोलते हैं। तो ये होते हैं आपके लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। अब हम लोग बात करें, देखिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि या र्या। अब बात करेंगे दीर्घ स्वर की बात। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लग जाता है इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और
दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा, बड़ी है, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के स्वर की बात करें जिन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछते हैं कि प्लुत स्वर कौन सा है इनमें, ऐसे करके ऑप्शन दे देते। तो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता हो, अर्थात उनको बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लग रहा हो, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर की बात करें दोस्तों, इसका एक पहचान और होती है कि इस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है और उसके आगे हिंदी में गिनती का 3 लिखा होता है। जैसे आपने देखा हो ओम, भैया आदि ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने में टाइम लगता है, जबकि ये अक्षर ही। ठीक है, तो दोस्तों तीनों स्वर हमने जान लिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए, ये वीडियो एक आपका रिवीजन मात्र है, मैं किसी दिन बहुत अच्छे से बोर्ड में इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी आप लोग केवल इसको रिवीजन कर लें। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन की। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में जो व्यंजन है 33 होते हैं, मैं और उनको अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, किस व्यंजन की बात करेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी अंदर से हवा आती है वह कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों का स्पर्श करके जब मुख से बाहर आती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अर्थात वो स्पर्श करे, उनको उच्चारण करने के लिए कहीं ना कहीं हमें टच करना पड़े, चाहे वह गले से हो रहा हो या तालु से हो रहा हो, मूर्धा हो, दांत हो, ओष्ठ हो, अर्थात इन 5 जगह में जब वो टच करके हमारे बाहर आते हैं, इन व्यंजनों को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अर्थात जब हम लोग व्यंजन लिखते हैं आहा के बाद जो का से शुरुआत होती है, तो का से लेके मां तक, ठीक है, 5 होते हैं। 5 वर्ग में अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। इनको 5 भागों में हम लोग बांटते हैं दोस्तों, और बाकी जितने भी यानी 5 पंचे 25, तो अर्थात स्पर्श व्यंजन कितने हो गए आपके? 25। अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा इनको, पहले हम लोग व्यंजनों के टाइप्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब स्पर्श व्यंजन के बाद जो का से मां तक आ जाते हैं, उसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, अर्थात ना तो उनको बोलने में किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह स्वर और व्यंजन के रूप में होते हैं दोस्तों, इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और यह व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, या, रा, ला, वा आपके सामने है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी संख्या कितनी होती है अंतःस्थ व्यंजन की? इनकी संख्या होती है 4, अच्छे से याद रखना है आपको। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्यों? मैंने आपको बताया कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर भी बताए थे मैंने। तो अब लास्ट व्यंजन जो है ऊष्म, या इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कई जगह आपको संघर्षी भी लिखा होगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? संघर्षी, अर्थात इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा हो। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर रगड़ के साथ बाहर आती है या ऊष्मा पैदा करती है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, सा, सा, हा। ठीक है, और यह भी 4 होते हैं। जैसे यारा, लावा आपके अंतःस्थ हो गए, और उसी तरह शा, शा, सा, हा आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनमें से ऊष्म व्यंजन क्या है। तो जो तीनों सा हैं, चाहे वो सीटी वाला हो, षटकोण हो, सा सपेरा हो या हलवाई, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था स्पर्श व्यंजन की दोस्तों, तो चलिए मैंने एक चित्र यहाँ पे लिया है और उनका उच्चारण बताया कि किस प्रकार से कौन सा जो उच्चारण है अक्षर का किस जगह से हम लोग करते हैं, स्पर्श करके कहाँ से आता है। तो सबसे पहले मैं वर्ग की बात करूंगा, अर्थात का से लेके अंगा तक, का, खा, गा, घा, अंगा, इनका उच्चारण जो है वो बिल्कुल हमारे गले से होता है। का से कंठ, आपको ऐसे याद रखना है, जो का वर्ग है वो कंठ से निकलेगा। ठीक, का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद आता है आपका चा वर्ग, ओलम में आता ना, तो चा वर्ग से जो चा, छा, जा, जा, अंगा, इनका उच्चारण तालु से होता है, यानी कंठ से थोड़ा सा ऊपर। आप पीछे की ओर जाएंगे गले के ऊपर तो हमारा तालु होता है। ठीक है, ये चित्र भी बनाया, आप लोग देख लीजिए, मैंने एरो से इसको समझाया यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, इनका उच्चारण मूर्धा होती है, अर्थात जो दांतों से थोड़ा सा पीछे होता है हमारा,
जिसको हम लोग कहते हैं मसूड़े, उन मसूड़ों से जब ये लगता है तो वह मूर्धा होती है दोस्तों। इसके बाद आता है तावर्ग, ता था दा धा ना। इनका उच्चारण करते समय आप देखिए बोलकर भी देखेंगे तो इनमें हमें अपनी जीभ को दांतों से लगाना पड़ता है, इसलिए इसको दंत वर्ग भी बोलते हैं दोस्तों। और सबसे लास्ट में आता है आपका पा वर्ग, पा फा बा भा। इनका उच्चारण करते समय दोस्तों हम लोगों को दोनों ओंठों को मिलाना पड़ता है। आप लोग अगर बोल के भी देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये उच्चारण वर्ग होता है आपका ओष्ठ वर्ग, यानी ओंठों से इनका उच्चारण होता है। तो ये 5 वर्ग हैं आपके, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक में 5-5 व्यंजन है। तो इस प्रकार इन व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी 25, ठीक है। और ये 25 हो गई है जो, और ये 25 में इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अब आता है जो मैंने बताया था कि 11 स्वर हो गए, तो हमने अंग और आहा को छोड़ा था। मैंने बताया था कि अंग और जो आहा हैं इनको आयोगवाह कहते हैं। अब क्या होता है आयोगवाह, वह हम लोग समझते हैं दोस्तों कि आयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ निकले। अर्थात अगर मैं और अच्छे समझाऊंगा, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा समझने को, इसे बिल्कुल इंग्लिश में आ जाइए। अंग की बिंदी कैसे लगती है, ए एन, यही तो मात्रा होती है, अर्थात ए की जरूरत पड़ी यहाँ पर। इसी प्रकार हम देखें आहा, ए एच, तो यहाँ भी एच, ए की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों जहां उच्चारण करने में आ का योग आ जाए उसे बोलते अयोग वाह। तो किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बने वो अयोग वाह होते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके उदाहरण दिए, जैसे अंगार में अंग की बिंदी हो गई, प्रातः में विसर्ग हो गई पीछे, अंधेरा में चंद्र बिंदी हो गई। तो आपने देखो मैंने 3 प्रकार के अयोग वाह यूज किए, एक बिंदी, विसर्ग और चंद्र बिंदी। इनको भी हम लोग समझते हैं इनका क्या कहते हैं। आयोग वाह के देखिए 3 भेद हो गए। पहले जो चंदी बिंदी थी छोटी सी केवल, वो होता है आपका अनुस्वार, ठीक है। क्या होता है, अनुस्वार, आपको याद रखना है, अनुस्वारिक बिंदी होती है केवल। फिर विसर्ग में आपकी 2 बिंदी हैं, ठीक है। और अनुनासिक में ऐसे करके आपका चंद्र बिंदी है। तो ये 3 प्रकार के, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय दोस्तों हम लोग नाक का उपयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, मुंह का कम। नाक से नहीं, जैसे हंस, अंश, कंस, इनका अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपको नाक से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। इसमें केवल बिंदी होती है। इसके बाद आता है आपका विसर्ग। क्या आता है, विसर्ग। तो विसर्ग को तो सबको पता है कि पीछे 2 बिंदियां होती हैं, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, कर्णा। तो इनमें पीछे जो बिंदियां होती हैं ये भी आयोगवाह होते हैं, इनको विसर्ग बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा अनुनासिक। अनुनासिक में चंद्र बिंदु भी कहते हैं इसको दोस्तों। और अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक की अपेक्षा मुख से ज्यादा इसका उच्चारण होता है, तो इसे कहते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो और इसमें जैसे आंख, गांव, सांप, ठीक है, नाक का स्वर तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है नाक से। तो दोस्तों ये तीनों थे आपके आयोगवाह, जिसमें आपने अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक को सीखा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग करेंगे व्यंजन की बात। हमने देखा कि हमने स्पर्श व्यंजन देखा, हमने अंतस्थ व्यंजन देखा, हमने जो संघर्षी या उस व्यंजन देखा। अब एक व्यंजन का प्रकार भी होता है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। तो दोस्तों जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है, यानी दोनों व्यंजन ही व्यंजन मिलते हैं और उनको मिलाकर हम लोग पढ़ते या बोला जाता है, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोगों को याद रखना है इस चीज को। ये चारों मैंने रखे हैं। सबसे पहला होता है आपका जो हिंदी की जो वर्णमाला समाप्त होती लास्ट में, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों ही आपके संयुक्त व्यंजन हैं दोस्तों, जिसमें छा जो है आपका का और पेट फटे वाले सा से मिलके बनता है, KSH, ठीक है। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए टिक इसको। इसी प्रकार त्रा, जो त्रा त्रिशूल का है वो ता और रा से मिलके बनता है। फिर ज्ञा, वो जा और अंगा से मिलता है। और फिर स्रा, जो श्रीमान वाला होता है वो सीटी वाला सा और रा से मिलता है, ठीक है। तो इनको याद रखना, ये संयुक्त व्यंजन है, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूं पूरा एक वीडियो, इसके बाद मैं अभी तुरंत इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी दे दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अब जो व्यंजन होते हैं
इनको उच्चारण के रूप में भी हम लोग अलग देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें आता है अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, प्रयत्न के आधार से भी देखते हैं, जहां हम लोग सघोष और अघोष को देखते हैं दोस्तों। ठीक, तो अभी हम लोग समझेंगे पहले जो उच्चारण के अनुसार अगर हम लोग व्यंजनों को भागें यानी बांट करें, उनका बंटवारा करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, प्राण का मतलब यहाँ प्राण वायु से है। जब बोलते समय हम जो हवा का उच्चारण करते हैं दोस्तों, वो होता है प्राण वायु। तो अब सबसे पहले हम कहते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं, पहले यहां समझ लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने का वर्ग लिखा था, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन वर्गों में दोस्तों क्या होता है कि इन वर्गों के पहला, फिर छोड़ दीजिए दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी जो विषम संख्याएं हैं, यानी का के बाद खा छोड़ देंगे आप लोग, गा लेंगे, गा के बाद खा छोड़ के अणा लेंगे, यानी पहला, तीसरा और चौथा, इस वर्ग में ये सब होते हैं आपके अल्प प्राण। और अल्प प्राण में ये पांचों वर्ग के तो ये आते ही हैं, साथ में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, वह भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। इसके बाद महाप्राण जो बड़े होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, का वर्ग में जैसे दूसरा क्या हुआ, खा हुआ, और चौथा घा हुआ। ऐसी बात चा में छा हुआ, झा हुआ। तो जो दूसरा और चौथा होता है अक्षर, वह महाप्राण कहलाता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। अल्प प्राण में आपका अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाता है, और महाप्राण में आपके संघर्षी या ऊष्म व्यंजन आते हैं, सा, शा, शा, हा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, कि उच्चारण के रूप में व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है या बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उनको हम अल्पप्राण या अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है दोस्तों। ठीक है, 5 या 15 तो सीधा सीधा हो गया, और इधर लास्ट में 4 होते हैं, यारा, ला, वा। ठीक, तो इस प्रकार से अल्प प्राण होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। अब बढ़ते हैं हम लोग, प्राण को मैंने बता दिया कि जब हवा मुंह से निकलती है उसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं दोस्तों। और अल्प प्राण में भी जैसे मैंने ये समझाना चाहूँ इस टेबल के रूप में, तो कैसे समझेंगे, पहला यानी ये का, और का में टिक करेंगे, फिर गा में टिक करेंगे, फिर अंगा टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए अल्प प्राण। और अगर यहीं पे मैं महाप्राण की बात करूं तो फिर दूसरा और चौथा हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से और लगाया, आप लोग देख लीजिए कि अल्प प्राण में मैंने सभी लगा दिए आपके, का, गा, अंगा, चा, छा के बाद छोड़ देंगे, जा आ गया, झा छोड़ के अंगा आ गया, टा, ठा, डाणा, ता, था, दा, पा, बा, मा, यारा, ला, वा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए, महाप्राण में मैंने बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग आपका महाप्राण है, और सभी आपके सामने हैं। और इनकी संख्या भी आप लोग गिन लेंगे, क्योंकि इनमें आपके ऊष्म व्यंजन भी आपके आते हैं, सा, शा, शा और हा। अब आते हैं दोस्तों कि जब मुंह या प्रयत्न करते हैं, जो कंपन के हिसाब से व्यंजनों को हम लोग बांटते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रयत्न के अनुसार। यानी जब कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भी दो भेद होते हैं दोस्तों, वह होते हैं अघोष और सघोष। ठीक है, घोष भी कह देते हैं उनको, सघोष भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घोष वर्ण, यानी बेवरिंग साउंड। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जो होती है, उनमें कंपन में घोष या गूंज उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है, गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं घोष वर्ण। सबसे पहले तो इसमें अघोष आया है, तो इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, अघोष को पहले समझ लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं, केवल नाद होता है, श्वास का उपयोग होता है, ठीक है, या प्रकंपन होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, छोटे वर्ण है, इसे मान लीजिए अघोष है, नॉन वेवरिंग साउंड है। ठीक है, कंपन नहीं हो रहा है, प्रकंपन टाइप का है, नाद हो रहा, केवल श्वास का उपयोग हुआ है। तो इनकी संख्या 13 होती है दोस्तों, और ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे होते हैं। देखिए, अल्पप्राण महाप्राण को यहाँ पर मत मिलाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अघोष में जिसके आगे आ लगाए उनके शुरुआती दोनों ही हो गए, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। और इसमें अंतःस्थ की जगह आपके ऊस व्यंजन के तीनों शा, शा और सा आते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 तो वर्गों से हो गए, और 3 ये।
तो याद रखेंगे अघोष व्यंजन कितने होते हैं, 13 होते हैं और प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे होते हैं। और सघोष या घोष की बात करें तो वह तीसरा, चौथा और पांचवा अर्थात पीछे के तीनों जो वर्ग हैं वह होते हैं आपके घोष। और यार अलावा जो होते हैं आपके अंतःस्थ वो तो आते ही हैं, और इसके बाद हा भी इसमें आता है। ठीक, तो आपको अघोष और घोष पता चल गए, अल्पप्राण और महाप्राण पता चल गए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और एक चीज और, घोष कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी स्वर हैं आ से लेके औ तक 11, तो दोस्तों वो भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, घोष व्यंजनों में, तो आप घोष वर्णों में, तो आपको याद रखना है कि घोष वर्ण कितने हो गए, 31, और वो थे आपके 13। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों अभी तक हम लोगों ने व्यंजन के प्रकार तो देख लिए, लेकिन अगर स्वर वर्ण जो होते हैं इनका अगर हम उच्चारण करें और उच्चारण के समय पर इनका कैसे हम लोग बांटते हैं दोस्तों, तो इनको 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, अर्थात किस प्रकार हम जब जीभ से उच्चारण करते हैं तो स्वरों को किस प्रकार देखते हैं, और मुख के द्वारा होता है जब मुंह खोल के हम लोग बोलते हैं तो किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जीभ के प्रकार से 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर अर्थात बीच का स्वर, और पश्च स्वर यानी पीछे का स्वर। और मुख से क्या होता है, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। तो इनको परिभाषा के रूप में देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। कि अग्र स्वर, अग्र का मतलब हुआ आगे, है ना, अग्र, तो अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है। ठीक, जैसे ई, ए आप बोलेंगे ना, जीभ को आगे से यूज करेंगे आप लोग, इसे बोलेंगे अग्र स्वर। ठीक है, ये 4 होते हैं, छोटी, बड़ी, एड़ी और अयनक। ठीक है, इसके बाद मैंने चित्र भी लगाया, आपको साफ समझ में आएगा। फिर आता है मध्य स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, और दोस्तों यह केवल एक ही स्वर होता है, वो होता है छोटा आ। देखिए आप बोल के आ, बीच का आवाज आएगी आपकी, ना तो आगे से बोलेंगे ना पीछे की जीभ से बोलेंगे। और इसके बाद आता है आपका पश्च स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, अर्थात जो शेष बच गए, 4 वो और 5 छोड़ के आपके क्या बचे, जो शेष बच गए हैं वह आपके हो गए पश्च स्वर। ठीक है, इसमें ऋषि वाला रे नहीं आता। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार तीनों हो गए। अब मुख के आधार से हम लोग देख लें कि अगर हम लोग मुख के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो अर्ध जो स्वर्ण वर्ण हैं उनके विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत, इनको कैसे देखते हैं। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, अर्थात इनको बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, आ, जैसे बड़ा बोला, मुंह बहुत खोला हमने। ठीक है, तो यह हो गया विव्रत स्वर। ठीक है, इस प्रकार जिनके मुख सबसे ज्यादा खोले वह विव्रत हो गया। और अर्धविव्रत में क्या होगा कि जिसमें विव्रत की तुलना में हमारा मुंह कम खुला होता हो, वह होता है अर्धविव्रत। ठीक है, तो दोस्तों अर्धविव्रत में क्या होता है कि हमारा मुख और विव्रत की तुलना में कम खुला होता है, और यह 4 होते हैं, छोटा, ए, औ। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे संव्रत की। तो विव्रत में क्या था दोस्तों, मुंह बहुत खोला था, और संव्रत में जब मुंह बहुत कम खुलता है, इनको बोलने के बिल्कुल छोटे बोलते थे, ई, उ, इनकी संख्या भी 4 होती है दोस्तों। तो विव्रत में जो था वो एक ही आता था, बड़ा, उसके बाद अर्धविव्रत में 3 आए, 4 आए, अब यहां पर भी 4 हैं दोस्तों। इसके बाद आता अर्धसंव्रत, कि जिनमें जो संव्रत में बिल्कुल कम खुला था, अर्धसंव्रत में थोड़ा सा उसकी अपेक्षा ज्यादा खुला हो और उनका उच्चारण किया जा रहा हो जिन स्वरों का, इन्हें कहते हैं हम अर्धसंव्रत, जैसे ए, एड़ी और ओ, ओखली। ठीक है, तो ये सब दोस्तों थे आपके स्वरों के प्रकार। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आशा करूंगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने बहुत जल्दी में बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी मदद मिल जाए। और वर्ण विचार जो था पहला चैप्टर, वर्णों से जो इतने संबंधित थे, मैंने सभी को ले लिया है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में स्वर और वर्णों को जो बढ़ाऊंगा वो मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको। अब शब्द विचार पर आएगा, फिर वाक्य विचार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।